पैथोलॉजी में आज हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर। तो डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर आर द एरियाज ऑफ डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्सपोज टू एसिड पेप्टिक सिक्रीशन। तो यहाँ पे डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस होगा जीआईटी की म्यूकोसा में एसिड पेप्टिक सिक्रीशन के एक्सपोजर में आने की वजह से। दो तरह के पेप्टिक अल्सर होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो मल्टीपल स्मॉल म्यूकोसल इरोजन होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। सीन मोस्ट कॉमनली इन स्टोमक बट ओकेजनली ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एक्यूट पेप्टिक अल्सर कहाँ पे होते हैं? स्टोमक में। इसके अलावा ये ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं। इटियोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टेट एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स इसमें दोनों मेन रोल प्ले करती है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जैसे कि शोक, ट्रोमा, सेप्टिसीमिया, बर्न्स, इंट्राक्रैनियल लीजन्स, ड्रग इंटेंट जैसे एस्प्रिन, लोकल इरिटेंट जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका रोल है। ये यहाँ पे कार्डियक और पाइलोरस रीजन में जो है गैस्ट्रिक अल्सर होता है और ड्यूडेनम में ड्यूडेनल अल्सर। इधर यहाँ पे पेप्टिक अल्सर जो है मैकल डायवर्टिकुलम में दिखा है। अब कर्लिंग अल्सर जो है वो एक्यूट पेप्टिक अल्सर है ड्यूडेनम का। किसका रिजल्ट है? बर्न्स का। सीवियर बर्न्स हो जाते हैं तब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। सीवियर बर्न्स के केसेस में प्लाज्मा वॉल्यूम कम, तो उस केसेस में जो ड्यूडेनम में एक्यूट पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं उन्हें कर्लिंग अल्सर कहते हैं। अब जो कुशिंग अल्सर्स हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक रीजन में होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से। तो इन्हें रोकीटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। और ये ड्यूडेनम के प्रोक्सिमल पार्ट में भी हो सकते हैं या इसोफेगस के डिस्टल पार्ट में भी हो सकते हैं। जो इसमें क्या है कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हैं, उसे कहते हैं कुशिंग अल्सर। पैथोजेनेसिस, तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ म्यूकोसल इरोजन अकर इन स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर जो है ना, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, इसमें कैसे हो रहे हैं ये अब बताना क्लियर बताना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक्चुअल हाइपरसेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज डेमोन्स्ट्रेट इज ओनली कुशिंग अल्सर। जो कि कुशिंग अल्सर है उसमें क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ रहा है इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के कारण। तो जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, इंट्राक्रैनियल सर्जरी, इस दौरान इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से कुशिंग अल्सर होते हैं। पर इसके अलावा जितनी भी सारी एटियोलॉजी है वो सब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है या नॉर्मल रहता है तब ये होता है। पॉसिबल हाइपोथेसिस जो जिसके कारण स्ट्रेस अल्सर होते हैं, तो इस्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इस्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी हो जाए, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वहाँ पे ये एक मैकेनिज़्म है। और दूसरा गैस्ट्रिक म्यूकोस बैरियर के टूट जाने की वजह से, डिप्लीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोस बैरियर, उसके हट जाने की वजह से, टूट जाने की वजह से पेप्टिक सिक्रीशन होने लगेगा। मॉर्फोलॉजी, तो एक्यूट स्ट्रेस अल्सर जो होते हैं वो मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, 3 से ज़्यादा, 75% केसेस में। मोर कॉमन इन एनीवेयर इन द स्टोमक में कहीं भी हो सकते हैं, बट जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हुए कम होती जाती है। और शेप कैसा होता है? एक्यूट पेप्टिक अल्सर की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। इनका शेप होता है ओवल या सर्कुलर शेप। डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर होता है। और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मस्कुलर लेयर को इन्वाइट नहीं करते, शेलो रहते हैं। और इनके जो मार्जिन रहते हैं या बेस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ अल्सर पे ये सब डिपेंड करेगा कि कितनी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुई है। जो अल्सर्स है ये कॉमनली हील हो जाते हैं बिना किसी स्कार फॉर्मेशन के, यहाँ पे स्कार नहीं बनता है। और एक्यूट पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज और परफोरेशन, ये 2 इसके कॉम्प्लिकेशन है।